हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है। तो इसके हम जिसमें 30 क्वेश्चंस हिंदी के आए थे तो उसे हम देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हिंदी का कोई सिलेबस तो होता नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का मॉक टेस्ट 30 क्वेश्चन का होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है कि आपके यूपी टेट का क्वेश्चन है अक्टूबर 2017 का। ठीक, अगर आपने अक्टूबर 2017 में यूपी टेट का पेपर दिया था तो उसमें आपको ये देखने को मिला होगा। ठीक, इसमें टॉप हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष मीन्स क्या होता है? निमिष जो पर्याय होता है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? निमिष मीन्स क्या होता है? क्षण। ठीक, तो निमिष का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्षण। अगला देखते हैं, निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कपट, निधन कपट। देखिए जो खा खटकोड़ा होता है ये अहा में टूट जाता है, विसर्ग में टूट जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? निधन कपट। और ये कौन संधि जाएगी? देखिए यहाँ पे जो आपको दो बिंदी मिलती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये विसर्ग की चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक, तो याद रखेंगे यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि, और हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? देखिए जहाँ कहीं भी अगर आ के बाद आधा ता आता है तो उसमें हमेशा और हमेशा क्या उपसर्ग होगा? अति उपसर्ग ही होगा। ठीक, अत्यंत, अत्युत्तम, है ना? तो ठीक इस तरह से अत्यधिक, तो इस तरीके से देखेंगे जहाँ कहीं भी आ के बाद आधा ता आएगा वहाँ पे अति ही उपसर्ग लगेगा। ठीक, तो इसे हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? अति धन अंत ना, अत्यंत। ठीक, तो हमारा कौन सा संधि हो जाएगा? यण संधि। ठीक, देखिए या और वाह के पहले अगर आधा कोई भी व्यंजन आता तो वहां पर यण संधि होती है लगभग। ठीक, तो चलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, मुझसे उठा नहीं गया। तो मुझसे उठा नहीं गया, इसमें क्या होगा? आपका भाववाच्य होगा। ठीक, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो देखिए इसमें गलत बताया गया, कौन सी शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए वो बताना है कि शुद्ध कौन सा होगा। अनुग्रहित किस तरह लिखा है? तो हमारा अनुग्रहित, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुग्रहित, है ना? अनुग्रहित, ठीक, गृहित, है ना? तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, उपत्यका का क्या अर्थ है? देखिए उपत्यका, ये क्वेश्चन आपके लेखपाल में भी पूछा गया और यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। देखिए उपत्यका का अर्थ क्या होता है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, या प्राणियों के पेट का एक अंग, या शिखर, पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो पर्वत के पास की भूमि होती है उसे हम उपत्यका बोलते हैं। याद रखेंगे, पर्वत के पास की भूमि को ही हम उपत्यका बोलते हैं। ठीक, चलिए जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, मतलब जिसकी पहले से कोई आशा न हो। अप्रत्याशित, जैसे अप्रत्याशित होते जो चुनाव में उम्मीदवार होते, कहते हैं अप्रत्याशित उम्मीदवार हैं, तो मतलब क्या उनकी आशा नहीं की गई थी कि वो खड़े हो जाएंगे, उम्मीदवार बनेंगे, वो अपने आप बन जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्याशा क्या होता है आप लोग जानते होंगे। ठीक, चलिए अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? तो अपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? अपेक्षित। ठीक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए ये हमारा दिया है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको पता है कि अंगा क्या होते हैं? नासिक होते हैं। ये आपका क्या है? का वर्ग का पंचमा अक्षर, का वर्ग का पंचमा अक्षर। ठीक, तो याद रखेंगे अंगा का क्या होता है? तो हमारा नासिक हो जाएगा। ठीक, देखिए एक ये होता है ड होता है। ठीक, तो ये आपका क्या होगा? तो ये क्या होता है? मूर्धा होता है, टाठा टाठा मूर्धा, ये मूर्धा हो जाता है। ठीक, और एक यह होता है आपका, इसको जानते होंगे, इसको हम द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है? ये आपका द्विगुण या उच्छित होता है। ये क्या होता है? आपका मूर्धा, है ना? और यह आपका नासिक हो जाएगा क्योंकि ये पंचमा अक्षर है का वर्ग का। ठीक, चलिए अगला है, गोधूम का तद्भव क्या होगा? तो गोधूम मतलब क्या होता है? गेहूं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोधूम मतलब क्या होता है? गेहूं होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक, गोबर को हम गोमय बोलते हैं। ठीक, गौ, गाय को गौ बोलते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, तो गोधूम मतलब क्या होता है? गेहूं। ठीक, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, सा, ये सीटी वाला सा जो है, ये कौन सा ध्वनि उच्चारण इसका स्थान होगा? तो इचु यसा नाम क्या होता है? तालु। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ताल हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। और मूर्धा कौन सा होता है? खटकोड़ा वाला होता है। ठीक, और दंत कौन सा होता है? सरौता वाला। तो याद रखें, तीनों सा के बारे में हमने बता दिया, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगर दंत की बात करते हैं सपेरा वाला हो जाएगा, और मूर्धा की बात करते हैं खटकोड़ा वाला हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 गज मलमल। देखिए यहाँ पर तौलने और नापने की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तौलने और मापने की बात कर रहे हैं। यहाँ संख्या से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। ठीक,
4 गज कपड़ा, है ना, तो इसकी बात कहा जाएगा परिमाण बोधक। ठीक, तो परिमाण बोधक के 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अगर होता तो यहाँ पे निश्चित हम परिमाण बोधक लगा सकते थे, मगर यहाँ पे निश्चित अनिश्चित नहीं पूछा गया। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 4 गज मलमल। ठीक, तो हमारा 12 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। चलिए अगला है शीश का तत्सम क्या होगा। शीश का तत्सम, ये देखिए तत्सम होगा, इसे सही कर लेना। तत्सम रूप क्या होगा, तो शीश का तत्सम रूप क्या होता है, शीर्ष। ठीक, क्या होता है, शीर्ष। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया था। तो आपको पता होगा कि हिंदी भारत के अलावा कई देशों में, जैसे नेपाल में बोले जाते हैं मॉरिशस। ठीक, तो कहाँ बोली जाएगी, मॉरिशस में। ठीक है, इसके सुआ में भी बोले जाते हैं। इस तरह बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से होता। और अगर बात करते हैं लिखने का और बोलने के लिए प्रयोग किया था, तो कहाँ पे, मॉरिशस में। ठीक, मॉरिशस में, याद रखेंगे मॉरिशस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है चौराहा में समास कौन सा होगा। तो चौराहा 4 राहों का समूह। हमने बताया कि जिसमें कभी भी पहला शब्द क्या हो, संख्यावाचक हो, तो वहाँ पर क्या होता है, द्विगु, है ना। तो ऐसे याद कर लेंगे, द्वि जैसा दिख रहा तो द्वि मतलब का संख्यावाचक, इस तरह से याद कर लेंगे। द्वि समास में क्या होगा, जो भी होगा संख्यावाचक होता है। यहाँ चौराहा, तो 4 राहों का समाहार, जहाँ पर 4 राहें आपस में आकर मिलती हैं, जैसे कि ये आई 4 राहें, तो ये क्या होगा, चौराहा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द्विगु समास। ठीक, अब आगे बता देते हैं कि द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जैसे माता और पिता। अव्यय भाव में क्या होगा, पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा, या फिर उसको उपसर्ग जात का होगा, जैसे अत्यंत। ठीक, कर्मधारय में क्या होगा, यहाँ पे विशेष विशेषण का संबंध होगा, उप में उपमान का संबंध होगा। ठीक, और ठीक, तो ये याद रखेंगे। और अव्यय भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, इसका दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। और बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बाकी सबके क्या होते हैं कि अंतिम पद प्रधान होगा। चलिए अगला है सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो हम बता दें सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की है। और ये किस भाषा की रचना है, तो ब्रज भाषा में लिखी, क्योंकि सूरदास जी ब्रज भाषा के बहुत ही अच्छे कवि थे। ठीक, बहुत ही अच्छे रचनाकार थे ब्रज भाषा के। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं, मुहावरे आ गया है। आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होना मतलब क्या होगा, कष्टदायक होना, अप्रिय लगना, या बहुत प्रिय होना, या फिर धोखा देना। तो आँख की किरकिरी होना मतलब क्या, कष्टदायक होना। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आँख की किरकिरी होना, कष्टदायक होना। ठीक, चलिए अगला है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, या आशु भाषण। तो इसमें आपको बताना कि शुद्ध क्या हो जाएगा, तो आशु भाषण। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है वीरों का कैसा हो बसंत। ये किसकी रचना है, कविता है। तो किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। देखिए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां, देखिए आमतौर पर 17 या 18 होती। ठीक, अगर हम नेपाली को शामिल करते तो 18 होती है, अगर नेपाली को शामिल नहीं करते 17 होती है। तो जो भी इसमें देखिए यहाँ पर क्या है कि 17-18 दिएगा, तो हम 18 सही मान लेंगे। ठीक, तो हमारा 18 ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। और अगर पूछता है हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 5 उपभाषा। कौन कौन सी हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इन सब की अलग अलग बोलियां मिला लेंगे तो हमारी टोटल 17 से 18 बोलियां बनती हैं। ठीक, और अगर 22 की बात करते हैं तो 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में। याद, ये भी क्वेश्चन हम याद रखेंगे। ठीक, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो कौन सी साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, या व्याकरणिक भाषा, या फिर मानक भाषा। तो आपको पता होगा मानक भाषा का रूप दिया जाता है। ठीक है, मानक भाषा का रूप हिंदी के खड़ी बोली को दिया गया है। ठीक, तो मानक भाषा हम देखेंगे, ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक, यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारतेंदु युग से निकलने वाली जो पत्रिका हैं, पत्रिका युग में कौन कौन सी हैं। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, या सरस्वती माधुरी, या कल्पना, ज्ञानोदय, या नवनीत, या कदम्बनी। ठीक, तो कौन सी हैं, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि ये दोनों रचनाएं, ये जो दोनों पत्रिकाएं हैं, ये किसके द्वारा संपादित की गई हैं। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप किसके द्वारा संपादित की गई हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। किस रासो को हम आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध मानते हैं, तो कौन सा है वो, परमाल रासो। कौन सा, परमाल रासो। और एक चीज़ आपको बता दें, इसके रचयिता कौन है, जगनीक। ठीक, जगनीक जी ने इसको लिखा है आल्हा। इसमें आल्हा उदल के वीरताओं का उल्लेख किया गया है। आप लोग जानते होंगे कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, तो हम परमाल रासो को ही आल्हा खंड के नाम, सॉरी परमाल रासो को किसने लिखा, आल्हा खंड को किसने लिखा, जगनीक ने। ठीक, सॉरी जगनीक ने लिखा आल्हा खंड, जिसे हम परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं, परमाल रासो के नाम से जानते हैं, इसे आल्हा खंड भी
कहते हैं। चलिए, तद्भव पत्रिका का संपादक कौन है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। किससे कहते हैं? अखिलेश को। किसको कहते हैं? अखिलेश को। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो GSR। इस पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये बता दें किसकी है? जगनिक की है। ठीक, जगनिक की ही है। ठीक, जिस ये कहाँ से लिया गया? तो आला खंड से ही लिया गया। ये जो पंक्ति है ये आला खंड से लिया गया और ये जगनिक की है। ठीक, अब देखिए 26 से 30 तक 4 क्वेश्चन आपको इसे झांट कर बताने हैं। ये आपका गद्यांश पढ़ करके इसमें से आंसर देने हैं। तो ये चीज़ हम दिखा दें आपको। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसके वो लगाते हैं, फिर इसके बाद हमें देखते हैं कहाँ से पूछे गए। चलिए, तो ये सब इसका पैराग्राफ हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो इसे हमें उससे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तो ऐसे ही हम इसका ऑप्शन आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो घुमक्कड़ शब्द का प्रत्यय कौन सा है? तो कौन सा होगा? अक्कड़। ठीक, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अक्कड़। चलिए अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो आपको भी पता होगा, बचपन में पढ़ा होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली। कहाँ हुआ था? तो वैशाली ग्राम में। ठीक, कहाँ पे हुआ था? वैशाली ग्राम में। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए और छोड़ के जाते हैं कि स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? स्वच्छंद में कौन सी संधि होगी? ठीक, तो ये आपको बताना है। ठीक, हमें कमेंट करके बताना है। और हमने एक क्वेश्चन और पूछा है कि हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? ठीक, अगला है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। कितने समय? 35 वर्ष। इसके बारे में हम दिखाते हैं आपको कहाँ से हम छाँटे। ठीक, तो पैराग्राफ में दिखाते हैं। तो देखिए ये आपको दिखा हुआ मिल जाएगा कि 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। तो यही इसमें पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्रुति धर्म क्या है? तो श्रुति धर्म किसको बोलते हैं? वैदिक धर्म को हम श्रुति धर्म कहते हैं। ठीक, तो आपके लिए क्वेश्चन हमने बताया कि स्वच्छंद में कौन संधि है, इसका संधि विच्छेद हमें करके बताना। ठीक, और उसके अलावा हमने पूछा था कविचंद सुधा और हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है। इसके अलावा अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीजें मिल जाएंगी जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उसके अलावा UPSI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सॉल्व किए हुए। उसके अलावा मूल विधि की अगर आप तलाश करो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक, आप जाकर के यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आपको संपूर्ण हिंदी का बैच हमने चला दिया है। संपूर्ण हिंदी के एक सिरे से हमने कोशिश की है सब कुछ इसमें रखने की, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जाकर के देख सकते हैं और हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ठीक, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।